अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाइन्थ क्लास की जितनी भी पोएम्स हैं, जो आपका नया सिलेबस है नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक का और किताब पब्लिशर्स वाली बुक का, तो वो तमाम की तमाम जो पोएम्स हैं वो इस लेक्चर के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। आप अपनी बुक्स को ओपन कर लें और साथ ही साथ आप अपनी कॉपीज़ भी ओपन कर लें, ताकि आप साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन करते रहें। और इसके अलावा जो इसमें मैं आपको नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि 38 पेजेस की फ़ाइल है, जिसमें मुकम्मल आपकी बुक का सोल्यूशन जो है वो मौजूद है। तो आप ये नोट्स जो हैं ये भी इंग्लिश की अकेडमी के ऑफिशियल नंबर के ऊपर रब्ता करके आप हासिल कर सकते हैं। और हमारी जो मैराथन क्लासेस हैं, जो कि 3 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रही हैं, तो उससे पहले अगर आप ये वीडियो देखें तो आप वो मैराथन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसको बाद में कभी देख रहे हैं तो आप अकेडमी के नंबर पर रब्ता करके जो भी नाइन्थ क्लास के लिए उस वक्त कोर्स चल रहा होगा, तो उस कोर्स में भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो चलते हैं जनाब लेक्चर की तरफ। पहला जो आपका पहली पोइम है वो है माविंग, और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो अब आपके पेपर में पोइट्री का जो पोर्शन होता है उसमें आपने दो चीज़ें करनी होती हैं। एक तो आपने हर स्टैंजा जो है उसकी पैराफ्रेजिंग आपने सीखनी होती है, और पैराफ्रेजिंग के साथ साथ आपने जो है वो हर स्टैंजा में से तीन तीन चार चार क्वेश्चन जो होते हैं उनको आपने कवर करना होता है। तो मैं आपको डायरेक्टली नोट्स की तरफ ले जाता हूँ और यहीं से मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड बट वन। यानी यहाँ पर पोइट ये कहता है कि बिसाइड द वुड यानी कि जंगल के पास कोई भी दूसरी आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक आवाज़ थी। एंड दैट वाज माय लॉन्ग स्काइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड। और वो आवाज़ किस चीज़ की थी? मेरी लंबी दरांती की थी। स्काइथ जो है ना, ये कटर को बोलते हैं जो घास काटने के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट वाज माय लॉन्ग स्काइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड। और ये मेरी स्काइथ की आवाज़ थी जो कि ज़मीन के साथ क्या कर रही थी? सरगोशी कर रही थी। वट वॉज इट वट वॉज इट इट विस्पर्ड। वो क्या आवाज़ थी, कि वो क्या सरगोशी थी जो दरांती या कटर जो है वो ज़मीन के साथ क्या सरगोशी कर रही थी? आई न्यू नॉट वेल माई सेल्फ। तो पोइट ये कहता है कि मुझे वो सरगोशी जो है उसके मुतल्लिक तो इतना पता नहीं था। परहैप्स इट वॉज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द सन। शायद वो गुफ्तगू जो थी वो सूरज की गर्मी के मुतल्लिक थी। समथिंग परहैप्स अबाउट द लैक ऑफ साउंड। या शायद वो आवाज़ के ना होने के मुतल्लिक कोई सरगोशी थी। एंड दैट वॉज वाई इट विस्पर्ड एंड डिड नॉट स्पीक। और यही वजह हो सकती है कि जो दरांती है उसने शायद ऊंचा बोलकर बात नहीं की ज़मीन के साथ, बल्कि वो उसके साथ विस्परिंग कर रही थी। अब यहाँ पे दर हकीकत हो क्या रहा है? इस पहले स्टैंजा के अंदर पोइट जो है, जब आप घास को काटते हैं तो घास काटने से जो हल्की हल्की सी आवाज़ पैदा होती है, तो वो उस आवाज़ को गोया कि वो ऐसे कर रहा है कि जैसे दरांती जो है वो ज़मीन से गुफ्तगू कर रही है। अब अगर आपको इस स्टैंजा की पैराफ्रेज करनी हो तो आप कैसे करेंगे? देयर वॉज नो साउंड इन द वुड एक्सेप्ट फॉर वन, एंड दैट साउंड केम फ्रॉम माई स्काई gently brushing against the ground. I couldn't fully understand what it was whispering, but I thought it might be about the scorching sun, or scorching का मतलब बहुत ज़्यादा गर्म scorching sun or the silence surrounding me. It whispered rather than spoke, and perhaps that was because of the stillness. क्योंकि वो कह रहे हैं कि खामोशी इतनी ज़्यादा थी कि इसी वजह से हो सकता है कि जब बहुत ज़्यादा खामोशी होती है ना, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं ताकि कोई सुन ना ले। तो कह रहे हैं कि शायद इसलिए वो दरांती और ज़मीन जो है वो आपस में विस्परिंग कर रहे थे। नाउ व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज़ द पीसफुल बट प्रोफाउंड sound of the sky in the stillness of nature and the narrator's musings about its meaning. और दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फ्रेज माई लॉन्ग स्काई विस्परिंग टू द ग्राउंड सिम्बलाइज? तो the phrase symbolizes the quiet, continuous labor of the narrator and the deep connection between the work and earth. The sky whispering suggests that the work is not disruptive but part of the natural flow. और इसके अंदर अगर आप फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो विस्परिंग टू द ग्राउंड, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है और अनामटपोया भी है। Now what figure of speech is used in the phrase the heat of sun? तो जो heat of sun है that is basically a metaphor because sun's heat symbolize the relentless conditions of work and labor in nature. फिर उसके बाद इसका अगला स्टैंजा है कि इट वॉज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आवर्स जो फ्री आवर्स होते हैं, कि ये कोई मेरे वेले वक्त की या मेरे फारिग वक्त की का ये कोई ख्वाब नहीं था। और ईजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ फे और एल्फ। फे जो है ना फेरी को बोलते हैं, और एल्फ जो है ये भी बेसिकली सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स होते हैं। तो पोइट ये कहता है कि ये जो आवाज़ सुनाई दे रही थी ये कोई तलिस्माती किस्म की कोई मैजिकल आवाज़ नहीं थी। एनीथिंग मोर देन ट्रुथ वुड हैव सीम टू वीक। और पोइट यहाँ पर ये कहता है कि अगर मैं सच के अलावा कोई बात करूँ तो वो बहुत ही एक कमज़ोर बात लगेगी। टू द अर्नेस्ट लव दैट लेड द स्वेल इन रोज। अब स्वेल क्या होती है? स्वेल जब आप
क्यारियाँ बनाते हैं, तो क्यारियों की जो पगडंडी होती है उसको स्वेल कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि वो जो क्यारियाँ जो मैं बना रहा था, तो उसकी जो उसके अंदर वो जो पगडंडियाँ बन रही थी, उसके अंदर ना एक प्यार छुपा हुआ था, नॉट विदाउट फीबल पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर्स। और वो जो प्यार था वो जो वहाँ पे छोटी छोटी जो घास उगी हुई थी, उस घास के बगैर वो नहीं था। पेल ऑर्चिज, अब पेल ऑर्चिज क्या है, ये ऑर्ची जो है ना एक छोटा सा पौधा होता है जिसके ऊपर जिस तरह बेर नहीं होता, बेर की तरह का उसके ऊपर एक फल लगता है। एंड स्केयर्ड अ ब्राइट ग्रीन स्नेक, और उससे वो क्या हो रहा है कि वो जो दरांती की कह रहा है कि आवाज़ थी, उस दरांती की आवाज़ ने एक चमकदार ग्रीन सब्ज रंग के सांप को वहाँ से उसको उसने भगा दिया। द फैक्ट इज़ द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज। कह रहा है कि ये कोई यहाँ पर मैं कोई बातें सिर्फ नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि हकीकत ये है कि जो ये एक मीठे ख्वाब की तरह होती है, जो मेहनत किसान करता है तो वो मेहनत जो होती है ना वो एक मीठे ख्वाब की तरह होती है। माई लॉन्ग स्काइथ विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक। तो कह रहे हैं कि मेरी जो दरांती थी वो इसी तरीके से सरगोशी भी कर रही थी और साथ ही साथ वो घास को भी काट रही थी। हे आपको पता है ना, चारा जो जानवरों के लिए हम काटते हैं। तो दर हकीकत ये बज़ाहिर आपको एक आम सी बात लगती है, लेकिन यहाँ पर पोइट दर हकीकत आपको बता रहा है कि जो किसान होता है, किसान का जो काम होता है उसमें छोटी 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 खुशियाँ जो हैं वो छुपी हुई होती हैं, जो कि किसान को क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। तो अगर हम इसकी पैराफ्रेज करें तो पोइट सेज कि इट वॉजंट अ फैंटेसी ऑफ एंडलेस लेजर और मैजिकल वेल्थ, इट वॉज नॉट अ ड्रीम ऑफ एफर्टलेस रिचेज और इवन प्लेजर्स। The real truth was far stronger and more meaningful than any imagined gift. The work that I did, laying rows of haze even with small flowers and a frightened green snake, was the truest form of satisfaction. यानी कि वो कह रहे हैं कि जो घास मैं काट रहा था ना, तो दर हकीकत मेरी जो सारी खुशी थी ना वो उसी घास के अंदर थी। द ऑनेस्ट लेबर ऑफ क्रिएटिंग समथिंग वॉज द स्वीटेस्ट ड्रीम वन कुड हैव। तो अब व्हाट इज द थीम ऑफ द सेकंड स्टैंजा? द थीम इज द वैल्यू ऑफ ऑनेस्ट हार्डवर्क ओवर द फॉल्स एल्योर ऑफ आइडल ड्रीम्स और मैजिकल रिवॉर्ड्स। यानी कि पोइट दर हकीकत यहाँ पर ये बताना चाह रहा है आपको कि वो जो होता है ना कि बैठ के आप सिर्फ ख्वाब देखते रहते हैं, तो वो बैठ कर ख्वाब देखने से बेहतर है कि आप कोई काम कर लें, चाहे वो बिल्कुल एक आम सा काम ही क्यों ना हो। उसी छोटे से काम के अंदर भी आपको क्या मिल जाती है, एक प्लेजर और एक आपको उसमें पीस मिल जाता है। इट एम्फसाइजेज द सेटिस्फैक्शन एंड ट्रुथ फाउंड इन लेबर, कि मेहनत करने से आपको जो जो सुकून मिलता है दर हकीकत, वो यहाँ पर पोइट आपको बता रहा है। And what does the pale arches and bright green snake symbolize? So the pale arches and bright green snake symbolize the beauty and danger of nature. कि नेचर जो है उसके अंदर खूबसूरती भी है और साथ साथ खतरा भी है। सजेस्टिंग एट दैट इवन इन ऑनेस्ट वर्क देयर आर चैलेंजेस एंड सरप्राइजेस, कि जब आप मेहनत से काम कर रहे होते हैं तो ये जो स्नेक है ये बेसिकली डेंजर को सिंबलाइज करता है। द फ्लावर्स आर ऑल्सो represent a touch of delicate beauty in the labor. And what is the figure of speech used in the fact is the sweetest dream that labor knows? तो अब इसने कहा sweetest dream। तो ये जारी बात है, किसान जो है उसकी खुशियों में जो काम है उसको सबसे बड़ी खुशी कहा जा रहा है। तो ये दर हकीकत यहाँ पर क्या है, दैट इज हाइपरबल, यानी कि एग्जैजरेशन है, एम्फेसाइजिंग दैट द ट्रूथ ऑफ हार्ड वर्क ब्रिंग्स मोर जॉय एंड फुलफिलमेंट देन एनी इमेजिनरी ड्रीम और फैंटेसी। अब समरी अगर मैं आपको इस पोइम की बताऊं तो द पोइम रिफ्लेक्ट्स ऑन the beauty and value of honest, hard-working labor in nature. The narrator, while still working with a scythe in the field, listens to the soft sounds it makes and it cuts through the hay. This whispering sound, though faint, carries a deeper meaning about the realities of work and life. The poem contrasts the appeal of idle dreams or magical rewards with the genuine satisfaction derived from real, meaningful labor. The narrator finds fulfillment in the simple, honest act of working with nature, suggesting that the truest dreams are those grounded in effort and purpose. और उसके बाद फिर हमारी पहली पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है और हम मूव कर जाते हैं जनाब अगले चैप्टर की तरफ, जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, विच इज़ अगेन बेसिकली अ पोएम। जो चैप्टर नंबर 8 है वो भी क्या है, वो भी दर हकीकत एक पोएम ही है और बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, द ईगल। ठीक है, छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, द ईगल। तो अब इसमें दो ही स्टैंजाज हैं और इसको एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन इनका नाम था, 1809 में पैदा हुए और 1892 में जो है वो इनकी डेथ हुई। तो अब इसमें पहला जो स्टैंजा है, ही क्लैप्स द क्रैग विद क्रुक्ड हैंड्स क्लोज टू द सन इन लॉनली लैंड्स रिंग्ड विद द एज्योर वर्ड ही स्टैंड्स। तो अब इसमें क्या है कि ईगल जो है दर हकीकत उसकी यहाँ पर पोइट जो है वो मंजर कशी कर रहा है। कह रहे हैं कि ही क्लैप्स, क्लैस्प, क्लैस्प होता है कि अपने पंजों को फड़फड़ाता है, ही फड़फड़ाता है, ही क्लैप्स द क्रैग, कि वो अपने पंजों को क्या करता है, फड़फड़ाता है, विद क्रुक्ड हैंड। ठीक है, सॉरी क्रैक जो है
वो बोलते हैं इसको चटान की जो पीक होती है, जो चोटी होती है, उसको क्रैक कहा जाता है। ही क्लैस्प द क्रैक, के वो चटान की, पहाड़ की चोटी को पकड़ता है विद क्रुप्ड हैंड्स, अपने मुड़े हुए पंजों के साथ, क्लोज टू द सन इन लॉनली लैंड्स, और वो आसमान के करीब होता है जब वो बिल्कुल तनहा ज़मीनों में होता है। रिंग्ड विद द एज्योर वर्ड, और वो जो तनहा ज़मीनें होती हैं, एज्योर बोलते हैं ब्लू कलर के, कि वो जो नीला आसमान है, नीले आसमान में वो ज़मीनें घिरी हुई होती हैं। और बिल्कुल टॉप पे जब होता है तो आप ज़ाहिर बात है, पहाड़ की आप चोटी पर खड़े हो तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपके ऊपर आसमान जो है वो एक नीले रंग की एक रिंग बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर दरहकीकत क्या है कि शाहीन की जो परवान है, शाहीन की जो परवाज़ है, और शाहीन आपको पता है ना कि इकबाल ने भी कहा था कि तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ठीक है। तो यहाँ पर दरहकीकत शायर जो है वो जो ईगल है, उसकी खूबसूरती को और उसकी ताकत को यहाँ पर क्या कर रहा है, वो एग्जाम्पलीफाई कर रहा है। नाउ इसकी पैराफ्रेज क्या होगी कि ही ग्रिप्स द रॉकी पीक विद हिज ट्विस्टेड क्लॉज हाई अप नियर द सन इन रिमोट प्लेसेस, he stands surrounded by the vast blue sky. Now, what is the central theme of this stanza? The central theme of the stanza is the eagle's powerful and solitary मतलब lonely presence. Perched high in the sky, perched का मतलब होता है बैठा हुआ, perched high in the sky symbolizing strength and freedom. Now, what does the phrase ringed with the azure word symbolize? The phrase symbolizes the eagle being surrounded by the vast and infinite sky, emphasizing its isolation and dominance in the natural world. And what figure of speech is used in the line? He clasps the crag with crooked hands. तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पर्सोनिफिकेशन, कि जैसे वो उसको एक इंसान की तरह दिखाया गया, कि जैसे एक इंसान किसी चीज़ को अपने शिकंजे में ले लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। एज द ईगल्स टैलोन्स होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं, आर डिस्क्राइब्ड एज क्रूप्ड हैंड्स, गिविंग दैम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़। फिर उसके बाद अगला जो स्टैंजा है, द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स, कि उसके नीचे जो झुरियों वाला, रिंकल्ड बोलते हैं जैसे बूढ़े आदमी के चेहरे पे झुरियाँ पड़ जाती हैं। द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स, कि उसके नीचे एक झुरियों ज़दा जो समंदर है वो रींगता है। अब देखें ना कि आप अगर ऊपर से आसमान को, समंदर को देखें या दरिया को देखें, तो उसमें वो जो लहरें होती हैं ना, वो ऐसे लगता है कि जैसे झुरियाँ पड़ी हुई हैं। ही वॉचेज फ्राम हिज माउंटेन वॉल्स, और वो यानी कि जो ईगल है वो आसमान पहाड़ों की दीवारों से, यानी कि पहाड़ की चोटियों से वो देखता है। एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स, तो आपको पता है ना कि जब ईगल शिकार करता है तो वो ऊपर से फिर ऐसे बिजली की तरह नीचे अपने शिकार की तरफ जो है वो लपकता है। तो यही चीज़ शायद जो है वो यहाँ पर बता रहा है। तो इसकी पैराफ्रेज क्या होगी कि द सी रफ एंड रिंकल्ड बिलो हिम मूव्स स्लोली, he observes the scene from his elevated position on the mountain, and with the speed of a lightning strike, he dives down. Now, what is the central idea of this stanza? The central idea of this stanza is the eagle's vigilant watch over the world below and its sudden powerful descent, symbolizing swiftness, yani ki tezi, strength and grace. Now, what does the phrase "the wrinkled sea beneath him crawls" suggest? The phrase suggests that the sea appears slow and insignificant in comparison to the eagle's majestic height and speed, symbolizing the eagle's dominance over the earth below. Now, what figure of speech is used in the line "and like a thunderbolt he falls"? So, the figure of speech that is used here is simile, क्योंकि like का word आ गया ना, comparing the eagle's fall to a thunderbolt, emphasizing the speed and intensity of its movement. अगर इसकी हम summary करें तो the poem basically describes the eagle's solitary and majestic presence in nature. In the first stanza, the eagle is depicted perched on a craggy peak, gripping it with its powerful talons. The eagle stands high in the sky, surrounded by the vast blue world, symbolizing freedom and strength. In the second stanza, the eagle observes the sea below, which appears slow and insignificant. With incredible speed, it suddenly plunges down like a thunderbolt, illustrating its grace and power. The poem highlights the eagle's dominance, swiftness, and its place in the natural hierarchy. अब अगली जो आपकी पोएम है दैट इज़ ट्रैवल। ठीक है। और ये एक लॉन्ग पोएम है जिसमें एक बच्चे की जो ख्वाहिशात हैं सफ़र करने के लिए, कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर वो जाना चाहता है, कौन कौन सी प्लेसेस को वो विज़िट करना चाहता है, तो इसके मतलब जो है वो ये पूरी की पूरी जो है वो पोएम है। तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। पहले मैं ज़रा पोएम ओपन कर लूँ ताकि आप अपनी किताब में से भी उसको साथ साथ जो है वो उसको ओपन कर लें। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको इसको जो है वो पढ़ाना शुरू करूँगा। ऑल राइट। तो ये इसके बाद ये आपकी प्रीव्यू एक्सरसाइज आ गई, ट्रैवल एंड टूरिज़्म। अब ट्रैवल एंड टूरिज़्म जो है इसके अंदर अगेन आपके पास एक लॉन्ग पोएम जो है वो आपको
दी गई है, जिसमें एक बच्चा है जो कि मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैवल करना चाहता है। और ये पोइम जो है ये रॉबर्ट लुई स्टीवनसन ने लिखी है, जो कि एक पोइट भी थे, ट्रैवल राइटर भी थे, एसेस्ट भी थे, और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की बुक्स जो हैं वो लिखी हैं। और आप में से जो बच्चे एपीएस वगैरह में पढ़ते हैं तो आपने इनका ट्रेजर आइलैंड या इस तरीके का आपने कोई ना कोई इनका नावल जो है वो भी आपने पढ़ा होगा। तो इसको जनाब पढ़ते हैं। पहला जो स्टैंजा है उसमें पोइट कहता है कि आई वुड लाइक टू राइज एंड गो वेयर गोल्डन एप्पल्स ग्रो, where under another sky islands with parrots lie, and watched by cockatoos and goats, lonely men are building boats. तो अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है? कह रहा है कि आई लॉन्ग यानी कि आई विश, आई लॉन्ग टू गो। लॉन्ग का मतलब यहाँ पे लंबा नहीं है, लॉन्गिंग यानी ख्वाहिशात को भी बोलते हैं ना, तमन्ना को बोलते हैं। आई लॉन्ग टू यानी कि आई विश टू गो टू अ फार अवे प्लेस वेयर गोल्डन एप्पल्स ग्रो एंड आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पैरट्स. In this place, people live in solitude, building boats with cockatoos and goats as their companions. तो अब यहाँ पे पोइट क्या कर रहा है? पोइट हकीकत कह रहा है कि मैं एक ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ पे गोल्डन एप्पल्स जो हैं वो उगते हैं। यानी कि एक वो ना एक ख्यालाती दुनिया में, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में वो जाना चाहता है। ठीक है कि जहाँ पर आसमान के नीचे जो है ऐसे आइलैंड्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर परिंदे, जहाँ पर तोते होते हैं, और जहाँ पर कॉकटूज़ जो कि एक एनिमल को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, और वहाँ पे गोड्स हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर वो कह रहा है कि बिल्कुल मैं रिमोट प्लेसेस पे जाना चाहता हूँ। नाउ व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्टैंजा? द सेंट्रल आइडिया इज द पोएट्स डिजायर फॉर एडवेंचर टू एस्केप टू अ रिमोट लैंड फिल्ड विद ब्यूटी, सॉलिट्यूड एंड सिंप्लिसिटी। और गोल्डन एप्पल्स किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं? द गोल्डन एप्पल सिंबलाइज अ ड्रीम लाइक perfect world filled with abundance and wonder. And how does the phrase lonely man building boats reflect the theme of isolation? तो it highlights solitude, तन्हाई को बोलते हैं, and peaceful isolation of the people in this imagined place, adding to the sense of loneliness. फिर अगला स्टैंजा है, उसमें कहता है कि where in sunshine stretching out ईस्टर्न सिटीज़ फॉर एंड वाइड, कि जहाँ पर सूरज की रोशनी में फैले हुए हैं मशरकी शहर दूर दराज तक, विद मॉस्क्स एंड मीनारेट्स सेट, जहाँ पर मस्जिदें हैं और उनके मीनार नज़र आते हैं, अमॉन्ग सैंडी गार्डन्स स्प्रेड, और वो सैंडी गार्डन्स के यानी कि रेतीले बागों में या रेत के बागों में शहर फैले हुए हैं। यानी कि यहाँ पे जो अरेबियन सिटीज़ हैं उनकी बात कर रहा है। एंड द रिच गुड्स फ्राम फार अवे आर सोल्ड इन द बिजी बे, और जहाँ पर दूर दराज से जो चीज़ें लाई जाती हैं उनको एक मसरूफ़ जो है वो समंदर के बे, आपको पता है ना कि जो समंदर का किनारा होता है, जो खलीज जिसको कहा जाता है, तो वहाँ पर बेचे जाते हैं। तो ये अगेन यहाँ पे जो अरेबियन सिटीज़ हैं उनकी यहाँ पर बात कर रहा है। तो इसकी पैराफ्रेज क्या होगी? आई इन्विजन की मतलब आई ड्रीम. I dream a place where eastern cities stretch under the sunshine with mosques and minarets in the distance. These cities are surrounded by the sandy gardens and marketplaces are filled with goods from all over the world. Now, what does the imagery of mosques and minarets convey in this stanza? So, the imagery of mosques and minarets shows the cultural richness and beauty of eastern cities, blending spirituality and heritage. And how does the marketplace in the stanza reflect the theme of wealth and diversity? तो the marketplace जब वो कहते हैं ना कि filled with goods from around the world, represents the wealth and diversity of this land, symbolizing global connection. तो आप देख लें ना कि दुबई की आप एग्जांपल ले लें, या आप कतर की एग्जांपल ले लें, तो कुवैत की आप एग्जांपल ले लें, तो देखें ना कि पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग जो है वो काम करते हैं, वहाँ पे हर तरह की चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ बेसिकली environment or picture he is trying to give you. Now, what role do the sandy gardens play in enriching the mood of this stanza? So the sandy gardens create an exotic, tranquil बोलते हैं खामोश को, tranquil atmosphere symbolizing the serene भी silent को बोलते हैं, खामोश को बोलते हैं, serene beauty of this imagined place. फिर उसके बाद यहाँ से वो जो अरेबियन सिटीज़ हैं यहाँ से वो मूव करके चाइना की तरफ आ जाता है। कहता है कि मैं ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ वेयर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्टैंड्स with deserts on one side and on the other cities hum का मतलब होता है कि मतलब गुनगुनाना, कि एक तरफ जो है वो सहरा है, क्योंकि उसके दूसरी तरफ वो मंगोलिया का सारा पार्ट शुरू हो जाता है ना, जो वॉल ऑफ चाइना। तो एक तरफ वो कहता है कि दीवार की एक तरफ सहरा है और दूसरी तरफ क्या है, शहर हैं जिनमें लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। देयर साउंड्स एक्विंग लाइक अ ड्रम, और उनकी जो आवाज़ है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई किसी ड्रम की आवाज़ निकल रही है। तो इसकी पैराफ्रेज क्या होगी? द पोएट सेज कि आई पिक्चर स्टैंडिंग बिफोर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विद अ वास्ट डेजर्ट ऑन वन साइड एंड बिजी वाइब्रेंट सिटीज ऑन द अदर, क्रिएटिंग अ स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट. Now, what does the Great Wall symbolize? The Great Wall represent history,
प्रोटेक्शन एंड इंड्योरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस। क्योंकि देखें कितनी पुरानी है और अभी तक भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो मौजूद है। और आपको तो ये पता होगा ना कि चांद से भी दुनिया पे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है और वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। Now, how does the contrast between desert and bustling cities relate to the theme of exploration and discovery? So, the contrast reflects poets' curiosity about diverse environments, symbolizing the thrill of exploring both natural landscape and human settlements. और फिर इसके बाद what does the phrase cities hum suggest about the energy of the place? तो cities hum जो है it suggests a lively, vibrant place full of activity and energy. फिर उसके बाद आगे अब वो जाना चाहता है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनकी बात करता है। कहता है कि वेयर फॉरेस्ट बर्न विद हीट, कि ऐसी जगह जहाँ पर इतनी गर्मी है कि जो जंगल हैं वो गर्मी की वजह से जल रहे हैं। एज वास्ट एज इंग्लैंड, और इतने वो वसी हैं कि इंग्लैंड के पूरे मुल्क की तरह। टॉल एज अ स्पायर, स्पायर बोलते हैं जो चर्च का जो मीनार होता है, ठीक है, चर्च की वो जो ऊपर एक कैनोपी सी बनी हुई होती है। टॉल एज अ स्पायर, कि एक मीनार की तरह लंबे। फिल्ड के मतलब क्या चीज़ मीनार की तरह लंबे, फॉरेस्ट के दरख्तों की बात हो रही है। फिल्ड विद एप्स, और एप्स बंदरों को बोलते हैं कि वो जो दरख्त हैं वो बंदरों से भी भरे हुए हैं। एंड कोकोआ नट्स, और कोकोनट के जो फल हैं उनसे भी वो जो जंगल हैं वो भरे हुए हैं। एंड द हार्ट्स ऑफ हंटर्स नियर द फायर, और वहाँ पर आग के नज़दीक जो है वो आपको शिकारियों के जो झोंपड़ियाँ हैं वो भी नज़र आती हैं। तो यहाँ पे अफ्रीका की बात हो रही है। द पोएट सेज कि आई इमेजिन वास्ट हॉट फॉरेस्ट टॉलर देन एनी स्पायर, filled with apes and cocoa trees. Nearby, hunters' hut are scattered around a warm fire. Now, what does the reference forest burning with heat symbolize? So, forest burning with heat symbolize the intensity and wildness of the environment where nature is harsh and untamed. Now, how does the description of ape and cocoa nut contribute to the central idea of the stanza? The mention of apes and cocoa nuts add to the image of a lush अनटेम्ड विल्डरनेस। अनटेम्ड का मतलब कि जिसको जो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में, ऑर्गेनिक हालत में हो, फुल ऑफ एक्सॉटिक लाइफ। नाउ व्हाट डज द हट ऑफ हंटर सिंबलाइज इन रिलेशन टू द वाइल्ड एंड अनटेम्ड इन्वायरमेंट? तो द हट ऑफ हंटर्स सिंबलाइज ह्यूमन सर्वाइवल इन द वाइल्ड को एग्जिस्टिंग विद द हार्शनेस ऑफ नेचर। फिर आगे वो कहता है कि वेयर द क्रोकोडाइल्स लाई, अब यहाँ पे वो इजिप्ट में आ गया, अफ्रीका से ना वो इजिप्ट आ गया। वेयर द क्रोकोडाइल्स लाई, कि जहाँ पर मगरमच्छ लेटे हुए होते हैं। ब्लिंकिंग इन द नाइल, ब्लिंक का मतलब होता है आंख झपकाना। नाइल यानी कि नाइल रिवर की यहाँ पर दरिया नील की बात हो रही है कि दरिया नील में वो आंखें झपका रहे होते हैं। एंड द रेड फ्लेमिंगो फ्लाइज, और वहाँ पे सुर्ख रंग के जो फ्लैमिंगोज हैं, बगले हैं, वो उड़ते रहते हैं। हंटिंग फिश बिफोर हिज आइज, और अपनी आंखों के सामने जो है वो पोइट कहता है कि मेरी आंखों के सामने जो है वो मछलियाँ जो है उनका शिकार करते हैं। So the poet says, "I picture a place where crocodiles lie by the Nile River, blinking lazily, while flamingos fly overhead hunting for fish." तो what role does the crocodile play in representing the theme of untamed nature? क्योंकि ये पूरी पोइम जो है ये नेचर के मतलब है। तो the crocodiles represents the dangerous primal side of nature, emphasizing its wild and unpredictable forces. Now, how does the flamingo hunting fish reinforce the idea of survival in nature? So, the flamingo hunting fish illustrates the struggle for survival, where every creature must find food, emphasizing nature's harsh realities. और नाइल यहाँ पे किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? It symbolizes life and sustenance, representing the essential role water plays in sustaining life. क्योंकि आपको पता है ना दरियाओं का इंसान की ज़िंदगी में कितना अहम किरदार है। उसके बाद आगे वो कहता है कि वेर इन जंगल्स फॉर एंड नियर मैन ईटिंग टाइगर्स आर, कि मैं ऐसी जगहों पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे इंसानों को खाने वाले मतलब ना ऐसे जंगलों में मैं जाना चाहता हूँ कि जहाँ पे इंसानों को खाने वाले खूंखार किस्म के टाइगर्स यानी कि वहाँ पर पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं। लाइंग इन वेट एंड लिसनिंग, जो लेटे हुए हैं इंतज़ार में और सुन रहे हैं। फॉर द हंटर और अ पासर बाय, जो कि किसी हंटर का या किसी गुजरने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। तो शेर ऐसे ही करते हैं ना, या जो शिकारी जानवर होते हैं वो लेटे रहते हैं, जैसे उनको शिकार की भनक पड़ती है तो फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इसकी पैराफ्रेज ये होगी कि आई इमेजिन जंगल्स वेयर डेंजरस टाइगर्स लाई इन एम्बुश। एम्बुश का मतलब वो छुपे हुए होते हैं। वेटिंग फॉर प्रे, यानी कि अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं। एडिंग अ सेंस ऑफ डेंजर। Now, how does the mention of man-eating tigers contribute to the theme of danger and adventure? The tiger represents the perilous का मतलब dangerous side of adventure, highlighting the dangers and excitement in exploring the wild. And what does the phrase lying in wait symbolize in the context of the jungle's wildness? Lying in wait symbolizes the lurking danger of the jungle, कि एक ऐसा खतरा जो मुंडला रहा है, emphasizing the unpredictable and threatening forces of nature.
How does the setting of the jungle represent both beauty and danger? The jungle basically represents both beauty and danger by offering wonder and excitement while also hiding dangers that could threaten survival. फिर आगे फिर दोबारा वो डेजर्ट्स में आ जाता है, तो ही सेज के वेयर अमॉन्ग द डेजर्ट सैंड्स, जहाँ पे सहरा की रेत में आ डिजर्टेड सिटी स्टैंड्स, कि एक शहर है जो कि डिजर्टेड है। डिजर्टेड के मतलब कि जो वीरान शहर होता है, जिसको एक शहर जो जहाँ के रहने वाले उसको छोड़कर चले गए जा चुके हैं। इट्स चिल्ड्रन ग्रो टू मैनहुड, कि उसके बच्चे जो हैं, उस शहर के बच्चे जो हैं वो अब बड़े हो चुके हैं। नो लाइफ इन द स्ट्रीट्स और हाउस, वहाँ पे गलियों में या घरों में कोई ज़िंदगी नज़र नहीं आती। नो स्पार्क ऑफ लाइट एट नाइट, और रात को वहाँ पर कोई भी आग जो है वो नहीं जलती। यानी कि वो एक वीरान शहर में जाना चाहता है। सो इसकी पैराफ्रेज ये होगी कि आई इमेजिन अ डिजर्टेड सिटी इन द डेजर्ट where no life exists. The children who once lived there have grown into adults, but the city is now dark and lifeless. तो डिजर्टेड सिटी जो है यहाँ पर किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? इट सिम्बलाइजेज द पैसेज ऑफ टाइम, डिके एंड इवेंचुअल डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, कि कैसे वक्त के साथ साथ जो है वो हर चीज़ क्या हो जाती है, फना हो जाती है। एंड हाउ डज द लैक ऑफ लाइफ इन द सिटी रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ लॉस एंड डिके? तो द लैक ऑफ लाइफ represents the inevitable decline of once thriving places, emphasizing isolation and impermanence. And what is the significance of no spark of light at night? तो no spark of light जो है it symbolizes complete emptiness and abandonment, highlighting the lifelessness of the city. फिर उसके बाद वो कहता है कि there I will go, कि ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जाऊँगा, when I am a man, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, with a camel caravan, तो मैं एक ऊँटों के काफले के साथ, light a fire in the gloom, ठीक है, तो मैं अंधेरे में एक आग जलाऊंगा, ऑफ सम डस्टी डाइनिंग रूम, के एक ऐसे डाइनिंग रूम की जो बिल्कुल डस्टी हो चुका होगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊंगा जहां पर कई अरसे से कोई बंदा नहीं ना गया होगा। सी द पिक्चर्स ऑन द वॉल, मैं उस कमरे की दीवारों के ऊपर तस्वीरों को देखूंगा, ऑफ हीरोज़ की तस्वीरें, बैटल्स की तस्वीरें, फेस्टिवल्स की तस्वीरें, एंड इन द कॉर्नर, और कॉर्नर में आई विल फाइंड द टॉयज ऑफ द ओल्ड इजिप्शियन बॉयज़। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं किसी, जिस तरह पुराने शहर होते हैं ना जो बिल्कुल तबाह हो चुके हुए होते हैं, जो खंडर बन चुके होते हैं, जिस तरह सिटी ऑफ पॉम्पे है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, द रूइंस ऑफ टेक्सला है, तो वो कह रहे हैं कि मैं इस तरीके के किसी वीरान जो है वो शहर में जाऊंगा और वहाँ पे फिर मैं किसी डाइनिंग रूम की लाइट ऑन करूंगा और वहाँ पे मुझे फिर वो पुराने वक्त की सारी चीज़ें जो है वो नजर आएंगी। सो द पोएट सेज कि आई इमेजिन रिटर्निंग टू दिस प्लेस एज एन एडल्ट, traveling with a camel caravan, lighting a fire and admiring pictures of historical events, finding ancient toys in the corner. तो अब इसमें what is the significance of camel caravan? तो the camel caravan basically represents the speaker's dream of adventure, symbolizing a journey to far away exotic lands. Pictures of heroes and battles क्या symbolize करती हैं? तो it symbolizes history and culture of ancient civilizations, igniting the speaker's fascination with the past. और हाउ डज द मेंशन ऑफ टॉयज ऑफ द ओल्ड इजिप्शियन बॉयज कनेक्ट टू द पास्ट टू द प्रेजेंट? तो द टॉयज बेसिकली symbolize the continuity of human experience, showing that despite time passing, children's joy and experience remains similar across ages. तो अब इसकी समरी अगर हम करें तो द पोएम बेसिकली एक्सप्रेसेस पोएट्स लॉन्गिंग टू एक्सप्लोर डिस्टेंस लैंड्स फिल्ड विद एडवेंचर, mystery and historical wonders. He imagines traveling to exotic places, from jungles with wild animals to ancient cities with rich cultures. The journey involves exploring both the beauty of nature and the remains of the past civilizations. Ultimately, he dreams of returning to these places as an adult, filled with experience that deepens his understanding of the world's wonders. अब हम आ जाते हैं जनाब अपनी फोर्थ पोएम की तरफ, ठीक है, जो कि अगेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और ये आपकी जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उसकी बुक की मेरे ख्याल में ये लास्ट पोएम भी है। ठीक है, तो इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे जी। टू मदर्स रिमेंबर्ड बाय हुआन, इसको आप जॉन भी पढ़ सकते हैं, इट्स हुआन स्नो डुंकनसन। ठीक है, तो ये अब ये टू मदर्स रिमेंबर्ड, ये भी एक बड़ी खूबसूरत सी पोएम है। तो अब यहाँ पर मैंने इसकी जो स्टैंजाज हैं वो नहीं लिखे, तो मैं आपको स्टैंजाज जो है वो यहाँ से पढ़ता जाऊँगा और एक्सप्लेन करता जाऊँगा और फिर उसके बाद जो है मैं आपको जो है वो समझाता जाऊँगा। आई हैड टू मदर्स आई क्लेम, मेरी दो माएँ थीं, मैं दो माओं का दावा करती हूँ। टू डिफरेंट पीपल, वो दो मुख्तलिफ लोग थे, येट विद द सेम नेम, लेकिन दोनों का नाम एक था। टू सेपरेट वुमेन, दो मुख्तलिफ औरतें, डाइवर्स बाय डिज़ाइन, जो कि अपनी तख्लीक के एतबार से क्या थीं, डाइवर्स थीं, यानी कि मुख्तलिफ थीं। बट आई लव देम बोथ बिकॉज दे वर माइन, लेकिन मैं दोनों से मोहब्बत करती थी क्योंकि वो दोनों क्या थीं, वो दोनों मेरी माएँ थीं।
तो द पोएट बेसिकली सेज, इसकी पैराफ्रेज अगर हम करें, शी सेज कि आई हैड टू मदर्स both of whom I call my own, though they were different individuals with the same name. They were two separate women, distinct in many ways, but I loved them both deeply because they were both mine. Now, what is the central idea? What is the central theme of the first stanza? The central theme is the poet's deep connection to both mothers, highlighting the complexity of love and identity. The stanza speaks to the presence of two distinct maternal figures in the poet's life, each valuable in its own way. And what does the phrase two different people yet with the same name and two separate women diverse by design symbolize? तो अब इसकी क्या सिंबलाइजेशन है, क्या इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है? सो दीज फ्रेजेस बेसिकली सिंबलाइज द टू कंट्रास्टिंग yet equally important roles that each mother played in the poet's life. It suggests that while both mothers share the same title, they are distinct in their individual characteristics and influences. और फिगर ऑफ स्पीच इसमें कौन सा यूज हुआ है? टू सेपरेट वुमेन डाइवर्स बाय डिजाइन. तो अब इसमें क्या है? एलिट्रेशन है, तो क्योंकि इसमें डाइवर्स बाय डिजाइन, इसमें ड की साउंड जो है वो क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है. अब अगले स्टैंजा की तरफ हम लोग चलते हैं. तो द पोएट सेज के द फर्स्ट वाज द मदर हु कैरिड मी हियर, गेव बर्थ एंड नर्चर्ड एंड लॉन्च्ड माई करियर. कि जो मेरी पहली माँ थी वो थी जो मुझे इस दुनिया में लेकर आई, जिसने मुझे जन्म दिया और मेरी परवरिश की और मेरी जो ज़िंदगी है उसको शुरू किया. शी वॉज द वन हुज फीचर्स आई बेयर. और ये वो माँ है कि जिसके खद्दो खाल, जिसके नैन नक्श जो हैं वो मेरे अंदर मौजूद हैं. कंप्लीट विद द फेशियल एक्सप्रेशंस आई बेयर. और मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो भी सारे के सारे उसी माँ वाले ही हैं. ठीक है. अब यहाँ पे पोइट क्या कहती है? शी सेज के द फर्स्ट मदर वॉज द वन हु फिजिकली ब्रॉट मी इन टू दिस वर्ल्ड, केयर्ड फॉर मी एंड हेल्प मी बिगिन माई जर्नी इन लाइफ. She was the one whose physical traits I inherited, along with the facial expressions that I also reflect. Now, what is again the central idea of the second stanza? The central idea is the poet's connection to her first mother, who gave birth to her and played a nurturing role. This stanza basically emphasizes the physical and emotional inheritance passed down from mother to child. And what does the phrase "she was the one whose features I bear" symbolize? So, this phrase basically symbolizes the physical resemblance between the poet and her mother. It reflects how the poet carries the traits of her mother, both in appearance and possibly in behavior. फिर उसके बाद what figure of speech is used in the facial expressions I wear? तो this is basically a metaphor, as it suggests that the poet's facial expressions are like an article of clothing she wears. क्योंकि देखो फेशियल एक्सप्रेशन तो हम पहनते तो नहीं होते ना, तो यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना उनको एक कपड़े के तौर पर जो है वो दिखाया जा रहा है. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद हम थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं. तो शी गेव हर लव विच फॉलोज मी येट. कि उस माँ ने मुझे मोहब्बत दी जो अभी तक मेरे साथ मौजूद है. अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स इन लाइफ दैट शी सेट. इसके अलावा जो उसने मेरी तरबियत की वो तरबियत भी अभी तक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है. एज आई गॉट ओल्डर, जैसे जैसे मैं बूढ़ी हुई, शी सम हाउ यंगर ग्रू. ठीक है. जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरी माँ जवान होती गई. एंड वी वुड लाफ एज जस्ट मदर्स एंड डॉटर्स डू. और हम बिल्कुल ऐसे ही हंसते खेलते जैसे एक माँ और बेटी का प्यार होता है. ठीक है. तो अब मैं खुद अपनी बेटी को देखता हूँ, अपनी वाइफ को देखता हूँ, तो वो उन दोनों की आपस में जो केमिस्ट्री है, वो अभी इस वक्त मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ. इट्स सैटरडे और हमने जाना है कहीं पे. नाउ दे बोथ आर गेटिंग रेडी और मैं यहाँ पर आपको, मैंने कहा जितनी देर में आप लोग रेडी होते हो तो मैं जल्दी से बच्चों को कुछ पढ़ा देता हूँ. तो माँ और बेटी का जो प्यार होता है ना, ये बड़ा ही डिफरेंट किस्म का प्यार होता है. तो अब इसकी पैराफ्रेज क्या होगी? द फर्स्ट मदर गेव मी हर लव विच कंटिन्यूज टू फॉलो मी थ्रू आउट लाइफ, along with the lessons and examples she set for me. As I grew older, it felt as though she became younger and we shared moments of joy just as mothers and daughters do. तो इसमें क्या थीम जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है पोएट? द थीम ऑफ इंड्योरिंग लव एंड द पैसेज ऑफ टाइम इज एक्सप्लोर्ड हियर. द स्टैंजा स्पीक्स टू द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, वेयर द लव एंड टीचिंग्स ऑफ मदर परसिस्ट इवन एज रोल्स एंड डायनामिक्स चेंज. के वक्त बदलता है लेकिन माँ का प्यार, माँ की तरबियत जो है वो इंसान के हमेशा साथ रहती है. Now, what does the phrase "she somehow grew younger" symbolize? So, the phrase basically symbolizes a reversal of roles. As the poet matures, the mother's health or mental state deteriorates, making the poet feel as though her mother is becoming more childlike. ठीक है. ये बड़ी मजे की बात है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ. कि देखो जिंदगी जो है ना वो उसका साइकिल जो है, जिंदगी की जो फितरत है वो एक साइकिल की तरह होती है. कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, जवान होकर फिर वो उसका जो बुढ़ापा होता है वो फिर एक बचपन की तरह, यानी कि बुढ़ापे में भी इंसान वैसे ही कमज़ोर हो जाता है और वल्नरेबल हो जाता है जिस तरह एक बच्चा होता है. नाउ व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन वी वुड लाफ एज जस्ट मदर्स एंड डॉटर्स डू? तो दिस इज सिमिले. ठीक है. एज जस्ट के थ्रू जो है ना, जैसे.
तो यहाँ पे सिमिली है, क्योंकि इसमें कंपेयरिंग द लाफ्टर शेयर्ड बाय द पोएट एंड हर मदर टू द टिपिकल जॉयफुल इंटरेक्शंस बिटवीन मदर्स एंड डॉटर्स, के आम जो एक माँ बेटी का प्यार होता है उसके साथ यहाँ पर जो शायरा है वो अपनी माँ के साथ अपने कनेक्शन को क्या कर रही है, तशबीह दे रही है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या है, बट देन केम द टाइम। अब यहाँ से पोइम के अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंटरवल आता है। बट देन केम द टाइम दैट हर माइंड क्लाउडेड सो, कि फिर वो वक्त आया कि जब मेरी माँ का जो दिमाग था वो धुंधलाना शुरू हो गया। ठीक है, धुंधलाना शुरू हो गया कि मतलब वो जिस तरह आप बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं तो आपका दिमाग जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। एंड आई सेंस्ड, और शायरा यहाँ पे कहती है कि और मैंने महसूस किया दैट द मदर आई न्यू वुड सून गो, मुझे महसूस हुआ कि जिस माँ को मैं जानती थी वो बहुत जल्द चली जाएगी। चली जाएगी क्या मतलब, कि वो मतलब जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो इंसान के अंदर वो पहले जैसी हिम्मत नहीं रहती। सो क्विकली शी चेंज, बहुत जल्दी से वो तब्दील हुई। एंड टर्न इनटू द अदर, और मेरी माँ एक दूसरे शख्स में तब्दील हो गई। अ स्ट्रेंजर ड्रेस्ड इन द क्लॉथ्स ऑफ माई मदर, और वो एक अजनबी औरत थी जो कि जिसने मेरी माँ वाले कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, बट देन देयर केम अ टाइम व्हेन माय मदर्स माइंड बिगैन टू फेड एंड आई रियलाइज्ड दैट मदर आई हैड नोन वुड soon be gone. She quickly changed and became someone unfamiliar, a stranger now wearing the same clothes as my mother. तो central idea इसका क्या है? The central idea is the emotional and psychological shift the poet experiences as her mother's health declines, altering the mother-daughter relationship. The stanza focuses on the poet's realization that the person she once knew as her mother is no longer the same. और इसमें अ स्ट्रेंजर ड्रेस्ड इन द क्लॉज ऑफ माई मदर, इसकी क्या सिंबॉलिक वैल्यू है, तो दीज वर्ड सिम्बलाइज द प्रोफाउंड चेंज इन द पोएट्स मदर, तो ये चेंज को सिम्बलाइज करते हैं। वेयर ऑल्दो शी अपीयर्स फिजिकली द सेम, हर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर हैव शिफ्टेड मेकिंग हर सीम लाइक अ स्ट्रेंजर टू पोएट। और शी बिकेम समवन अनफेमिलियर, तो इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिकली पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि मदर इज डिस्क्राइब्ड एज बिकमिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो ये भी पर्सोनिफिकेशन होती है कि एक इंसान एक दूसरे इंसान की तरह दिखने लग जाए, तो ये भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद हम स्टैंजा 5 की तरफ चलते हैं। तो द पोएट सेज के ओह शी लुक द सेम एट लीस्ट एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ के अगर आप एक बाजू की दूरी से मतलब करीब से अगर आप देखें तो वो बिल्कुल आपको वैसे ही दिखाई देती थी। बट नाउ शी वॉज द चाइल्ड, लेकिन अब मेरी माँ एक बच्चा बन चुकी थी। एंड आई वॉज हर स्ट्रेंथ, और मैं उसकी ताकत थी। वी वुड कम फुल सर्कल, वी वुड कम फुल सर्कल, सॉरी वी हैड कम फुल सर्कल, कि हम एक सर्कल में हम लोग चल के आ गए थे। क्या मतलब कि पहले जो शायरा थी वो बच्ची थी और उसकी माँ क्या थी, जवान थी। अब जो है वो जो शायरा है ये यहाँ पर आकर जवान हो चुकी हुई है और उसकी माँ जो है वो क्या बन चुकी हुई है, एक बच्ची बन चुकी है। तो ये देखिए एक पूरा सर्कल जो है वो बन गया। वी हैड कम फुल सर्कल वी वमेन 3, हम 3 औरतें। अब वो शायरा खुद एक है और उसकी माँ पहले जवान थी और अब उसकी माँ एक बच्चा बन चुकी है। तो मतलब ये देखें ना कितने खूबसूरत अंदाज में जो ज़िंदगी का साइकिल है उसको शायरा जो है वो बता रही है। वी हैड कम फुल सर्कल वी वमेन 3, माई मदर द फर्स्ट, द सेकेंड एंड मी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रही है शायरा कि एट दिस पॉइंट द रोल्स हैड रिवर्स्ड, नाउ माई मदर वॉज लाइक अ चाइल्ड एंड आई हैड बिकम हर स्ट्रेंथ। वी हैड कम फुल सर्कल विद माई मदर एज द फर्स्ट मदर, the second mother and now me. Now what is the theme of the fifth stanza? The theme of role reversal is explored here, कि कैसे रोल आपके रिवर्स होते हैं। The poet reflects on the cyclical nature of life where the mother child relationship evolves as the poet assumes the role of caregiver, reversing the previous roles, कि पहले माँ बच्चे की हिफाजत करती थी, अब वो बच्चा जो है वो माँ की हिफाजत कर रहा है। तो वी हैड कम फुल सर्कल क्या किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? दिस फ्रेज बेसिकली सिंबलाइजेज द कंप्लीशन ऑफ अ लाइफ साइकिल। द पोएट नाउ केयर्स फॉर हर मदर एज हर मदर वंस केयर्ड फॉर हर, representing the inevitable reversal of roles that often happens as parents age. तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ है? माई मदर एज द फिफ्थ मदर, तो इसके अंदर अगैन जो है वो रेपिटेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेपिटेशन फॉर एम्फेसिस हाईलाइटिंग द 3 स्टेजेस ऑफ द पोएट्स रिलेशनशिप विद हर मदर। और उसके बाद लास्ट स्टैंजा में हम लोग आ जाते हैं एंड इफ माई ओन चिल्ड्रन वुड कम टू अ डे, कि जब अब यहाँ पे शायरा कहती है कि जब मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े होंगे, व्हेन अ न्यू मदर कम्स, कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं उनकी एक नई माँ बन जाऊंगी, एंड द ओल्ड गोज अवे, और उनकी पुरानी माँ यानी कि वो जवान माँ जो है वो बूढ़ी हो जाएगी, आई वुड आस्क ऑफ देम नथिंग दैट आई डिडंट डू, तो मैं उनसे कुछ भी ऐसा नहीं मांगूंगी जो मैंने खुद ना किया हो। लव बोथ ऑफ योर मदर्स एज बोथ हैव लव्ड यू, तो कह रही है कि मैं अपने बच्चों से भी यही तवक्को करूंगी कि दोनों माओ को, कि अपनी जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तब भी माँ बाप से ऐसे ही मोहब्बत करो जब आप उनसे तब मोहब्बत करते थे जब वो जवान थे।
तो इसकी पैराफ्रेज क्या है कि इफ़ माई ओन चिल्ड्रन एवर एक्सपीरियंस द डे व्हेन अ न्यू मदर कम्स इनटू देयर लाइव्स एंड द ओल्ड वन फेड्स अवे, आई वुड आस्क देम टू डू व्हाट आई डिड, love both of your mothers because each has loved you in their own way. Now, what is the central idea of the sixth stanza? The central idea is the poet's wish for her own children to honor both of their mothers, regardless of the changes or challenges they may face. The stanza reflects the enduring nature of love from both mothers, which should be cherished. And what does the phrase love both of your mothers as both have loved you symbolize? So, this phrase basically symbolizes the deep, unconditional love from both mothers, regardless of their different roles and the changes that occur over time. It is a call to recognize and appreciate the different forms of love a child receives. और इसमें लव बोथ ऑफ योर मदर्स एज बोथ हैव लव्ड यू, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है, वेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज बैलेंस। देखिए ना कि लव बोथ ऑफ योर मदर्स एज बोथ हैव लव्ड यू, तो पैरेललिज्म वो होता है कि जब सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको रिपीट किया जाता है तो देन इट बिकम्स अ पैरेललिज्म। अब इसकी समरी अगर हम करें तो द पोएट रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग टू मदर्स, वन हु गेव बर्थ टू हर एंड अनदर हु इमर्ज्ड एज हर मदर व्हेन द first health declined. The poet speaks of love, guidance, and emotional shift that occurred as she grew older and her mother aged. The poem explores theme of love, role reversal, and the cyclical nature of life, where the mother-child dynamics change over time. It also emphasizes the importance of cherishing and loving both mothers, as each has loved and nurtured the poet in different ways. The poet's reflection encourages future generations to appreciate the various forms of maternal love they receive. तो हमारी जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक की जो पोइम्स थी वो यहाँ पर आकर मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद जो कैंताब पब्लिशर्स है उसकी जो बुक है वो स्टार्ट होती है और इसमें आपके पास जो पोइम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली 3 पोइम्स हैं। एक इसमें है इन स्पाइट ऑफ वॉर, ठीक है, और उसके बाद है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, और तीसरे नंबर पर है नो मैनर फॉरन। तो ये 3 पोइम्स हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब मैं ये बुक जो है यहाँ से पोइम्स को ओपन करके मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर मैंने असल में जो स्टैंजाज हैं उनको यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया हुआ, यानी कि जो स्टैंजा की आप कह सकते हैं कि जो लाइंस हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने नोट नहीं की हुई। तो मैं वो आपको यहाँ से ओपन करके, ठीक है, पहले आपको मैं पोइम पढ़ाऊँगा और फिर उसके बाद जो है मैं आपको उसका जो स्टैंजा वाइज उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। लेट मी जस्ट ओपन द पोएम्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये जो पोएम सबसे पहले आ जाएगी तो हम उसको सबसे पहले कर लेंगे। अब इसमें देखें कि नो मैनर फॉरन, ठीक है, ये नीचे चल के ना ये इन स्पाइट ऑफ वॉर है, फिर उसके बाद द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है, और उसके बाद जो है वो जो थर्ड पोएम है दैट इज़ नो मैनर फॉरन। तो पहले हम नो मैनर फॉरन जो है इसको कर लेते हैं। रिमेंबर, ये बात याद रखें, नो मैनर स्ट्रेंज, कि कोई भी जो शख्स होता है वो अजनबी नहीं होता। नो कंट्रीज फॉरन, और कोई भी मुल्क जो है वो बेगाना मुल्क नहीं होता। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, इन तमाम मुख्तलिफ कपड़ों के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, हम सब का जिस्म जो है वो एक होता है। लाइक आवर्स, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स, के तमाम मुख्तलिफ हमारे रंग हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं, लेकिन उसके नीचे तो एक ही इंसान है ना। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, कि वो ज़मीन जिसके ऊपर बाकी दुनिया चलती है वो भी हमारी ज़मीन की तरह, इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसके अंदर हम एक दिन जाके लेट जाएंगे। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो सब भी सूरज, हवा और पानी से वाकिफ़ हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, वो भी इसी तरीके की खुराक खाते हैं जिस तरीके की हम खाते हैं। बाय वॉर्स, लॉन्ग विंटर स्टार्व, और जंग की एक लंबी जो सर्दी है उससे वो स्टार्व्ड हैं, यानी कि वो भूखे हो चुके हैं। क्या मतलब कि पूरी दुनिया जो है वो क्या है, वो अब जंग से नफरत से तंग आ चुकी हुई है। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हाथ हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्राम आवर ऑन, और उनके हाथों की लकीरों में भी हमें वही मुशक्क़त और वही मेहनत नज़र आती है जो हमने की है। अच्छा, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स, ये बात याद रखो कि उनकी आंखें भी हमारी आंखों की तरह हैं। दैट वेक और स्लीप, जो जागती भी हैं और सोती भी हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनके अंदर भी वो ताकत है जिसको मोहब्बत से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, तो तमाम ज़मीन पर, तमाम धरती पर एक ज़िंदगी के अंदर एक कॉमनैलिटी है, एक मुश्तरकापन है
जो कि बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है और उसको समझा जा सकता है। लेट अस रिमेंबर, ये बात हमें याद रखनी चाहिए, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, कि जब भी हमें दूसरों से नफरत करने के लिए कहा जाए, इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस। ठीक है, कि ये दर हकीकत जब हम नफरत कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को ही बुरा कह रहे होते हैं। डिस्पोज का मतलब बुरा भला कहना, बिट्रे धोखा देना, कंडेम कंडेम का मतलब भी बुरा भला बुरा मजम्मत करना होता है। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि ये हम इंसान ही होते हैं, जब हम नफरत करते हैं तो हम इंसानों के खिलाफ ही अपनी आवाज़ जो है या अपना जो असला होता है वो बुलंद कर रहे होते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये इंसानों की ज़मीन है जिसको हम लोग जो है वो जिसको हम डिफाइल कर रहे होते हैं, जिसको हम ख़राब कर रहे होते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ऑन। ठीक है, कि ये हमारी जो हेल्स ऑफ फायर के मतलब हम जब जंग करते हैं और हम जब लड़ाइयाँ लड़ते हैं और उससे जो खाक उड़ती है तो वो क्या करती है, वो दर हकीकत ज़मीन की जो मासूम हवा है उसको वो क्या करती है, गुस्सा दिलाती है। ठीक है, एंड दैट इज़ एवरीवेयर अराउंड, और हर तरफ जो कुछ भी है वो हमारा है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, ये बात याद रखें कि कोई भी शख्स बेगाना नहीं होता और कोई भी मुल्क जो है वो अजनबी नहीं होता। तो ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है। तो स्टैंजा फर्स्ट जो है उसमें क्या कह रहा है कि आई रिमाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को ये बात याद दिलाता हूँ, दैट नो वन इज़ ट्रूली अ स्ट्रेंजर, कि कोई भी शख्स जो है वो कम्प्लीटली एक स्ट्रेंजर नहीं होता, एंड नो कंट्री इज ट्रूली फॉरेन, और कोई भी मुल्क जो है वो बेगाना मुल्क नहीं होता। बीनीथ द डिफरेंसेज ऑफ यूनिफॉर्म्स एंड अपीयरेंसेज, कि हमारा जो हमारी जो मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स हैं, हमारी जो शक्ल सूरत है, उसके नीचे वी ऑल शेयर द सेम ह्यूमन बॉडी दैट ब्रीथ्स अलाइक। ठीक है, द अर्थ दे वॉक ऑन इज नो डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, एंड इन द एंड वी विल ऑल रिटर्न टू द सेम सॉइल। तो अब व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया? The stanza basically emphasizes the idea that all humans are fundamentally the same, regardless of external differences like uniforms or nationalities. It reminds us that everyone shares the same earth and will ultimately return to it. Now, what does the uniform symbolize? Uniforms basically symbolize the outward differences between people, such as nationalities, professions or social roles, which mask the shared humanity underneath, कि ऊपर से हम बेशक जुदा हों लेकिन नीचे से तो हम क्या हैं, इंसान ही हैं। Now, identify and explain the figure of speech beneath all uniforms a single body breathes. तो ये बेसिकली मेटाफोर है where humanity is compared to a single body. और सेकंड स्टैंजा जो है, I recognize that they too live under the same sun, beneath the same air and drink the same water like us. They enjoy the fruits of peace and suffer the hardships of war. Their hands are like ours, and their label mirrors our own struggle and efforts. Now, how does the second stanza emphasize the equality of human experience? तो यहाँ पर पोइट जो है वो जो इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसको बताता है कि वी रिलाई ऑन द सेम नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी फेस सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंसेस सच एज enjoying peace and suffering during war. Now, how does the war's long winter symbolize? So, war's long winter basically symbolizes the hardships, starvation, and sufferings that war brings, contrasting with the prosperity of peaceful times. Now, explain the use of imagery in the peaceful harvest and war's long winter start. तो इमेजरी जो है बेसिकली इट कंट्रास्ट द अबंडेंस, पीसफुल हार्वेस्ट जो है वो अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, और जो वार्स विंटर लॉन्ग विंटर स्टार्ट है ये बेसिकली डेसोलेशन को और डेप्रिवेशन को क्या करता है, सिंबलाइज करता है। अब जो थर्ड स्टैंजा है उसमें पोएट ये कहता है कि आई रियलाइज दैट दे हैव द सेम आइज दैट ओपन टू सी एंड क्लोज टू रेस्ट एंड देयर स्ट्रेंथ like ours can be nurtured by love. Everywhere in the world there is a shared life and humanity that we all can understand and connect with. So what commonality among humans does the third stanza highlight? So basically it highlights that all humans share similar emotions, physical needs, and the capacity to grow stronger through love and understanding, regardless of where they live. Now, what does eyes that wake or sleep symbolize? तो इट सिम्बलाइज द शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, कि हम सब इंसान बराबर हैं, एक जैसे ही हैं। और स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन है, वेयर द एबिलिटी टू विन स्ट्रेंथ टू लव। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही हैं, एग्जाम्पलीफाई हो रही हैं। फिर उसके बाद चौथा स्टैंजा है, तो उसमें पोएट ये कहता है कि आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट, कह रहा है कि मैं अपने आप को ये याद रखना चाहता हूँ कि व्हेन वी आर टॉट टू हेट अदर्स, कि जब हम एक दूसरे से नफरत करने के लिए कहा जाए, वी एंड अप बिट्रेइंग एंड हार्मिंग आवरसेल्व्स, तो हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, नफरत करके हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। बाय टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट आवर ब्रदर्स,
अपने दोस्तों अपने भाइयों के खिलाफ जब हम असला उठाते हैं, वी डिस्ट्रॉय द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी। तो अब इसमें हाउ डज द फोर्थ स्टैंजा रिफ्लेक्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेट्रेड? तो इट शोज दैट हेट्रेड डायरेक्टेड एट अदर्स अल्टीमेटली हार्म्स आवरसेल्व्स, leading to betrayal, loss of moral integrity, and destruction of shared humanity. और what does disposes, betrays, condemned symbolize? तो बेसिकली ये जो नेगेटिव ह्यूमन जो फीलिंग्स होती हैं उनको हेट्रेड को और वायलेंस को ये सिम्बलाइज करते हैं। इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शेयर डिस्पोजेस। इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसके अंदर एनाफोरा है, ठीक है, बिकॉज इसमें रिपीटेड वर्ड्स जो हैं एक ही कैटेगरी के जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टैंजा है उसमें पोइट क्या कह रहा है? ही सेज दैट आई एक्नॉलेज दैट बाय वेजिंग वॉर वी डेसिक्रेट द वेरी अर्थ। डेसिक्रेट का मतलब डिस्ट्रॉय। वी डेसिक्रेट द वेरी अर्थ वी लिव ऑन एंड पोल्यूट द इनोसेंट एयर दैट बिलोंग्स टू अस ऑल। द फायर ऑफ द वॉर ओनली हार्म्स अस यूनिवर्सली। आई मस्ट रिमेंबर दैट नो मैन इज फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। और समरी इसकी क्या है कि द पोएम नो मैनर फॉरेन बाय जेम्स किरकप कन्वेज अ प्रोफाउंड मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इट अर्जेस अस to look beyond superficial differences such as nationality, race, or culture and recognize the shared humanity that unites us all. The poet reminds us that we breathe the same air, depending on the same earth, and face similar struggles in life. Hatred and war only lead to mutual destruction and betrayal of our shared humanity. By embracing love and understanding, we can transcend division and create a more peaceful world. ठीक है। अच्छा, अब ये वाली पोइम हमने पढ़ ली, अब हमारी रह गई हैं दो पोइम, तो हम जल्दी से इनको भी कर लेते हैं। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। अब ये जो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है ये W.B. yeats की एक बड़ी खूबसूरत पोइम है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको ये पोइम भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। बहुत खूबसूरत पोइम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये आ गई। तो यहाँ पर पोइट जो है अगेन जिस तरीके से वो हमने पढ़ी ना ट्रैवल वाली पोइम, तो यहाँ पर पोइट ये कहता है कि आई विल राइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, अभी जाऊंगा, एंड गो टू इनिसफ्री, और मैं इनिसफ्री में जाऊंगा। इनिसफ्री क्या है? एक खूबसूरत जगह है आयरलैंड के अंदर। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो क्ले का बना हुआ होगा और लकड़ियों का बना हुआ होगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहाँ पर मैं बीन यानी कि जो मटर होते हैं वो मैं वहाँ पर उगाऊंगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, वहाँ पर मैं शहद की मक्खियों का एक छत्ता बनाऊंगा। एंड लिव अलॉन इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड बोलते हैं जंगल को। तो कह रहा है कि मैं एक ऐसे जंगल में रहूंगा जहाँ पर ढेर सारी जो है वो मक्खियाँ जो है वो वहाँ पर उड़ रही होंगी। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, कह रहे हैं कि वहाँ पर मुझे कुछ सुकून मिलेगा, और सुकून आपको बाय ड्रॉपिंग स्लो। ड्रॉपिंग स्लो मतलब कि जब दुनिया से आप बिल्कुल अलग हो के आप रहते हैं तो तभी आपको सुकून मिलता है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग, और मैं ऐसे सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं जब पर्दा उठाऊंगा तो वहाँ पर मुझे क्रिकेट यानी कि एक छोटा सा एक परिंदा होता है, तो कह रहे हैं कि वो उसकी मुझे आवाज़ जो है वहाँ पर सुनाई देगी। देयर इज़ मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और वो एक ऐसी जगह है इनिसफ्री के जहाँ पर जो मिड नाइट है, आधी रात है, वो चमकदार होती है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहरें जो होती हैं वो पर्पल रंग की होती हैं। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, ठीक है। और लिनेट जो है ना एक छोटा सा परिंदा होता है एक चिड़िया की तरह का, तो कह रहा है कि इवनिंग जो है वो फुल ऑफ लिनेट्स होती हैं, तो ऐसी जगह पर मैं जाऊँगा। तो आगे अगले लास्ट स्टैंजा में कहता है कि आई विल राइज, मैं उठूंगा और अभी जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर लेक वाटर लैपिंग, क्योंकि वहाँ पर मुझे दिन रात जो है वो पानी की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि यू नो द लेक वाटर इज़ लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, कि जब पानी जो है वो आके साहिल को लगता है तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो पानी जो है वो साहिल की गोद में खेल रहा है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, जब मैं रोड पर खड़ा हूँगा या मैं एक मिटियाले रंग की पगडंडी पे खड़ा हूँगा, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, तो ये आवाज़ें जो है वो मुझे अपने दिल के गहरे कोने के अंदर जो है वो सुनाई देती हैं। तो अब पहले स्टैंजा की पैराफ्रेज क्या है? द पोएट सेज कि आई हैव डिसाइडेड टू लीव एंड ट्रैवल टू इनिसफ्री, आई विल बिल्ड अ स्मॉल कैबिन देयर यूजिंग क्ले एंड बैटल्स, आई प्लान टू ग्रो 9 rows of bean and keep a beehive for honey, I will live alone surrounded by the buzzing sounds of bees in the quiet glade. और अगला स्टैंजा जो है इसमें क्या, उसमें पोएट क्या कहता है? कहता है कि इन इस फ्री आई विल फाइंड पीस, अ काइंड ऑफ पीस दैट कम्स जेंटली एंड ग्रेजुअली,
It will descend like the soft veils of morning mist, accompanied by the chirping of crickets. At midnight, the world will shimmer faintly. At noon, the light will have a purple glow, and in the evening, the air will be filled with the fluttering wings of linnets. और जो लास्ट स्टैंजा है उसमें पोइट ये कहता है कि आई एम डिटर्मिन्ड टू गो टू इनिसफ्री बिकॉज आई कांट escape its call. Day and night, I hear the gentle lapping of the lake's water along the shore, even when I am walking on the busy roadways or standing on the grey pavements of the city. The sound resonates deep in my soul. कि मैं अपने शहर में होता हूँ, मुझे वो आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती हैं. तो इसकी समरी अगर हम करते हैं तो द स्पीकर्स लॉन्गिंग फॉर अ लाइफ ऑफ सॉलिट्यूड एंड हार्मनी विद नेचर इज explicitly expressed here. The speaker dreams of building a small cabin on the island of Innisfree, living a simple and self-sufficient life surrounded by natural beauty. He wishes for peace, which he imagines flowing gently from the quiet rhythms of the natural world. Even though he is physically in the city, the sound of the lake's lapping water resonates deeply in his heart, symbolizing his emotional connection to the idyllic retreat. ठीक है कि वो मतलब दुनिया को छोड़ के वो वहाँ पर जाना चाहता है. उसके बाद हमारी एक पोइम रह गई इन स्पाइट ऑफ वॉर. तो इसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमारा ताकि ये चैप्टर जो है वो पोइट्री वाला चैप्टर अच्छे कंप्लीटली जो है वो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए. अब इंस्पाइट ऑफ वॉर जो है ये अभी जो मौजूदा टेंथ का जो सिलेबस है उसके अंदर भी ये इंक्लूडेड है. ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं बिकॉज देन आई हैव टू गो एज वेल. और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जाने से पहले पहले आपको ये पॉइंट जो है वो पूरी पढ़ा दूँ. अब यहाँ पे पोइट जो है एंजेला मॉर्गन की लिखी हुई एक पॉइम है और वो यहाँ पर बता रही है कि जंग के बावजूद भी एक उम्मीद की किरण जो है वो मौजूद है. In spite of war, in spite of death, in spite of all man's sufferings, something within me laughs and sings, and I must praise with all my breath. कह रही है कि जंग के बावजूद और मौत के बावजूद और इंसान की तमाम तर तकालीफ के बावजूद मेरे अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है जो हंसती है, जो गाती है और मुझे अपने अंदर की उस आवाज़ को क्या करनी चाहिए, उसको मुझे प्रेज़ करना चाहिए. ठीक है, तो अब इसका पूरा स्टैंजा पहले हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जाके ये स्टैंजा ख़त्म हो रहा है. और फिर वो कहती है कि इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ हेट, ठीक है, जंग और नफरत के बावजूद लाइलेक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट. लाइलेक एक फूल होता है, ठीक है, एक पौधा होता है जिसके ऊपर खूबसूरत से फूल लगते हैं. तो कह रही है कि जंग और नफरत के बावजूद भी फूल जो हैं वो मेरे दरवाजे पर उग रहे हैं. ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पाथ. ट्यूलिप्स जो है ये भी एक फूल होता है. ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन. ट्रिपिंग डाउन का मतलब होता है जैसे वो बतख चलती है कि मटक मटक कर जो है वो रास्ते पे चल रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ रात, कि जंग और गुस्से के बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है. करेज द मॉर्निंग ग्लोरी सेथ मतलब सेज, कि जो सुबह का जो वकार है, सुबह की जो खूबसूरती है, वो मुझे एक मैसेज देती है कि हिम्मत करो. रिजॉयस, ठीक है, जश्न मनाओ. द डेजी मरमरित, कि जो डेजी का फूल है वो मेरे कान में सरगोशी करता है कि रिजॉयस. एंड जस्ट टू लिव इज सो डिवाइन, और सिर्फ जिंदा रहना इतना अच्छा है. व्हेन पैंसीज लेफ्ट देयर आइज टू माइन, कि जब पैंसी के छोटे छोटे फूल जो हैं वो जब मुझे दिखाई देते हैं तो मुझे जिंदा रहना जो है वो पोइटस यहाँ पर कहती है कि मुझे फिर जिंदा रहना जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है. तो अब पैरा स्टैंजा जो है इसकी पैराफ्रेज करें तो पोइट सेज कि इवन दो देयर इज वॉर, डेथ एंड सफरिंग ऑल अराउंड, आई फील अ स्पार्क ऑफ जॉय एंड an urge to sing and praise life with all my heart. Despite the hate and wrath, I see lilacs blooming near my gate and tulips lining the path, reminding me of beauty. The flowers speak to me, morning glory encourages me with courage, and daisies whisper, rejoice. I find life so precious and divine when pansies look at me, filling my soul with a sense of wonder. अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ से आपको देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा जल्दी है तो इसलिए फिर मैं आपको ये ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं करवा रहा. अब उसके बाद जो सेकंड स्टैंजा है उसमें द पोएट सेज द क्लाउड्स आर रॉम्पिंग विद द सी. रॉम्पिंग का मतलब होता है उछल कूद करना, कि जो बादल हैं वो आसमान के साथ उछल कूद कर रहे हैं. एंड फ्लैशिंग वेव्स कॉल बैक टू मी, और जो चमकदार जो लहरें हैं पानी की वो मुझे वापस बुलाती हैं. दैट नॉट इज़ रियल बट वट इज़ फेयर, कि जो अच्छा है उसके अलावा कुछ भी हकीकी नहीं होता, यानी कि सिर्फ जो अच्छाई है वो रहती है और बाकी जो बुरा वक्त होता है वो चला जाता है. दैट एवरीवेयर एंड एवरीवेयर ग्लोरी लिविथ थ्रू डिस्पेयर. डिस्पेयर बोलते हैं मायूसी को, कि इस तमाम मायूसी के बावजूद भी इसके अंदर एक ग्लोरी है, इसके अंदर एक वकार है, एक अजमत है जो कि जिंदा है. दो गन्स में रोअर एंड कैनन्स बूम, अगरचे जो बंदूकें हैं वो चीख रही हैं और जो तोपें हैं उनकी गूंजदार आवाज़ आ रही है. रोजेज आर बॉर्न,
कि इस तमाम के बावजूद भी फूल उग रहे हैं एंड गार्डन्स ब्लूम, और जो जो बाग हैं वो लहलहा रहे हैं। माई स्पिरिट स्टिल में लाइट इट्स फ्लेम, कि मेरी जो रूह है वो अभी भी अपना शोला जलाती है। एट द सेम टॉर्च, उसी शमा से, वेयर पॉपीज केम, जहाँ से पॉपी के फूल उगते हैं। यानी कि शायरा यहाँ पर ये कह रही है कि वही फितरत मुझे मुझे भी ज़िंदगी की उम्मीद देती है जिस फितरत ने बाकी पूरी दुनिया को ज़िंदा रखा हुआ है। वेयर मॉर्निंग्स आल्टर वाइटली बर्न्स, जहाँ पे सुबह का अब आल्टर क्या होता है, चर्च के अंदर जो एक मेज़ रखी हुई होती है जिसके ऊपर वो सारे जाके अपने वो चढ़ावे वगैरह रख रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि सुबह का वो जो आल्टर है, वो वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की शमा जो है वो जल रही है। तो वहीं से यानी कि यहाँ पर एक उम्मीद का पैगाम शायरा जो है वो देना चाहती हैं। लिलीज में लिफ्ट देयर सिल्वर आर्म्स, कि वहीं से जो लिलीज हैं, लिली का फूल जो होता है ना, उसका अगर आप लिली का फूल देखें तो वो आपको एक वास की तरह नजर आता है। सिल्वर आंस यानी कि चांदी के रंग के छोटे छोटे मर्तबान। तो कह रहे हैं कि यानी कि जो उम्मीद है, उम्मीद का पैगाम मुख्तलिफ जगहों से इंसान के लिए दिया जा रहा है, इंस्पाइट ऑफ वॉर, इंस्पाइट ऑफ शेम, जंग के बावजूद और इस तमाम जो है वो हितक आमेज़ या बेइज्जती वाले माहौल के बावजूद। तो अब सेकंड स्टैंजा की पैराफ्रेज क्या है कि द क्लाउड्स प्ले विद द सी एंड द वेव्स रिफ्लेक्ट बैक टू मी द ट्रुथ दैट ओनली व्हाट इज ब्यूटीफुल इज रियल। आई सी दैट इवन इन डिस्पेयर देयर इज ग्लोरी एवरीवेयर डिस्पाइट द साउंड्स ऑफ वॉर, guns and cannons. Roses are still born and gardens thrive. My spirit finds its strength in the same source that inspires the blooming of poppies. Where the pure light of morning shines, lilies raise their silver arms, showing me that beauty can persist even in times of shame and destruction. अब उसके बाद जो लास्ट स्टैंजा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पोइट ये कहती है कि एंड इन माई ईयर अ विस्परिंग ब्रेथ, कि मुझे अपने कान में एक सरगोशी सुनाई देती है। और वो सरगोशी क्या है, वेक फ्रॉम द नाइटमेयर, कि इस डरावने ख्वाब से जागो, कि ये जो हर तरफ एक जो नेगेटिविटी है, हर तरफ जो एक मायूसी है, उससे जागो। लुक एंड सी, उठो और देखो, दैट लाइफ इज़ नॉट बट एक्सटेसी, कि ज़िंदगी जो है वो तो एक खुशी के अलावा ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। एक्सटेसी बोलते हैं जो आप जब आपको फीलिंग और स्टेट ऑफ वेरी ग्रेट हैप्पीनेस, कि ज़िंदगी जो है वो खुशी के अलावा कुछ भी नहीं है। इंस्पाइट ऑफ वॉर, इंस्पाइट ऑफ डेथ, कि जंग और मौत के बावजूद भी ज़िंदगी के अंदर एक खुशी का उनसर जो है वो मौजूद है। तो द पोइट सेज कि आई हियर अ साउंड, आई हियर अ सॉफ्ट कंफर्टिंग वॉइस अर्जिंग मी टू वेक अप फ्रॉम द नाइटमेयर ऑफ वॉर। इट टेल्स मी टू सी लाइफ फॉर व्हाट इट ट्रूली इज, एंड व्हाट इज दैट? इट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ जॉय एंड एक्सटेसी. Even with the shadows of death and the chaos of conflict, I am reminded that life's beauty and happiness remains unshaken. तो इसके साथ ही जनाब हमारा जो पोइट्री का पोर्शन था वो सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया है। 9th की पोइट्री का क्रैश कोर्स मैंने आपको दे दिया है। आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जो पेपर से एक दिन पहले होता है। और इसके अलावा आप हमारी रेगुलर क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आपको अकेडमी का नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर अटेंड किया है, वेल डन टू ऑल ऑफ़ यू, यू ऑल आर वेरी क्यूट। और नीचे आपने अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो आपने नीचे कमेंट में लिखना है कि सर यू कॉल्ड मी क्यूट, ठीक है? तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने पूरा लेक्चर लिया था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।